बच्चों, अगर हम लोग शुरुआत से बात करें तो एटम के बारे में सबसे पहले जानकारी जॉन डाल्टन ने दिया था और उन्होंने बोला था कि एटम जो होता है वो इनविजिबल इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, यानी कि एटम टूट ही नहीं सकता है। लेकिन समय के साथ बाद में जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने देखा कि एटम के अंदर सम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। उसके बाद जब हम लोगों ने जाना कि एटम के अंदर सम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जरूर से एटम के अंदर सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी रहता होगा। तो उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के डिस्कवरी के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा गया और तुरंत से ही हम लोगों को पता चल गया कि एटम के अंदर सम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन मौजूद होता है और उसका संख्या उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और बाद में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोगों ने जाना कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस जो मौजूद होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में टू मेक द एटम एज ए होल न्यूट्रल। तो इस तरह से लोग सेटिस्फाई हो गए कि एटम के अंदर जितना निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इस तरह से एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन बाद में जब देखा गया कि एटम का मास जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास से कहीं ज्यादा है, तो मन में ये क्वेश्चन हुआ कि ये जो मास का अंतर है ये कहां से आता है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद 1932 में, यानी कि बहुत समय के बाद, लगभग 34 से 35 साल के बाद जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ एक एक्सपेरिमेंट में, जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ही मिलता जुलता था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करा था। यहां पर न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के दौरान, जो कि 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा करे गए एक्सपेरिमेंट में हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वहां पर गोल्ड फॉइल के बजाय सम लाइट एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट करा गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या देखा गया कि जब बेरिलियम फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करा जाता है, तो दूसरी तरफ से सम न्यूट्रल पार्टिकल्स का रे एमिट होता है और पाया गया कि ये न्यूट्रल पार्टिकल और कुछ नहीं, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और यह भी देखा गया कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ही तरह फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी एटम का। यहां पर सवाल आता है कि अंतर क्या है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में और जेम्स चैडविक के एक्सपेरिमेंट में। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो मेटेलिक फॉइल हम लोगों ने इस्तेमाल किया था वो हैवी मेटल का था, और हैवी मेटल भी गोल्ड वो ऐसा एलिमेंट है जो कि लगभग नॉन रिएक्टिव या इनर्ट मेटल कहलाता है। लेकिन यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने बेरिलियम फॉइल का इस्तेमाल किया, बेरिलियम फॉइल लाइट मेटल है और इस मेटल की रिएक्टिविटी समहाउ गोल्ड से बहुत ज्यादा होती है। बाकी चीजें सिमिलर हैं, वहां पर भी गोल्ड फॉइल पर अल्फा रे का बॉम्बार्डमेंट करा गया था, यहां पर भी बेरिलियम फॉइल पर अल्फा रे का बॉम्बार्डमेंट करा गया था। लेकिन ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन की बात करें तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रे का बॉम्बार्डमेंट करा गया था, तो दूसरे साइड से अल्फा रे ही निकलता था। वहां पर 3 ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देखा था। पहला ये, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे क्रॉस द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, जिससे कि पता चला कि एटम के अंदर का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा था कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्रॉस द गोल्ड फॉइल विद स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन, जिससे कि हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के अंदर सम पॉजिटिवली चार्ज पार्ट रहता होगा, जिससे पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जाता होगा रिपल्सन के बाद। और तीसरा ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने वहां ये देखा था कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन या फिर रिटर्न बैक रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ, जिससे कि हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि एटम के अंदर बहुत ही छोटा सा, यानी कि एटम के साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटे साइज का ऐसा हिस्सा होता है जिसका कि मास बहुत ज्यादा होता है, और उस हैवी मास से अल्फा पार्टिकल टकरा के या तो रिटर्न बैक हो जाता है या फिर सफर लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन यहां पर वैसा कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है हम लोगों को। जब हम लोग बेरिलियम फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो दूसरे साइड से अल्फा रे नहीं बल्कि एक अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल का रे निकलना शुरू हो जाता है, और जब इस पार्टिकल के बारे में
रिसर्च करा गया तो पाया गया कि ये सारा पार्टिकल जो है सम न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, यानी कि ये रे जो है जो दूसरे साइड से निकल रहा है ये सम न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और यही न्यूट्रल पार्टिकल को हम लोग नाम दे देते हैं न्यूट्रॉन। और पाया गया कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है लगभग हर एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। यदि यहाँ पर सम केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन भी बोल देते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, उसे ध्यान से देखो। द न्यूक्लियर रिएक्शन occur in this experiment can be written as, वो इस तरह से लिखा जा सकता है। वो कैसे, जैसे कि ये बेरिलियम है, आप लोग ध्यान दो कि बेरिलियम को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, 4 और 9। ये क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो गया, लाइट एलिमेंट हम लोगों ने लिया ही था यहाँ पर, और मास नंबर जो है वो 9 है। इस पर हम लोगों ने क्या चीज का बम्बार्डमेंट कराया बच्चों, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल हम लोग बोलते हैं किसे, हीलियम न्यूक्लियस। आप लोगों को याद होगा हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है मास नंबर, जस्ट इस लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और जब ये अल्फा पार्टिकल, जिसे हम लोग अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं ये हीलियम न्यूक्लियस को, उसका बॉम्बार्डमेंट बेरिलियम फॉयल पर होता है, तो यहां न्यूक्लियर रिएक्शन करने का मतलब न्यूक्लियस में कुछ चेंजेज आता है। वो क्या चेंजेज आता है कि बेरिलियम जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान कार्बन में, यानी कि यहां पर जितना अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट हुआ ना, मान लो कि 50 अल्फा पार्टिकल 50 बेरिलियम एटम से टकराया होगा, 50 अल्फा पार्टिकल 50 बेरिलियम एटम से टकराया होगा, तो जिस बेरिलियम एटम से अल्फा पार्टिकल टकराता है वो बेरिलियम एटम जो है वो कार्बन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, C612, और यहां पर एक न्यूट्रॉन का निकलना होता है। यहां एटॉमिक नंबर और मास नंबर को बैलेंस करते हैं। याद रखना किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एटॉमिक नंबर और मास नंबर सामान्य तौर पर कंजर्व रहता है। तो यहां पर आप गौर करो कि एटॉमिक नंबर इसका 4 था, इसका 2 था, तो 4 + 2 रिएक्टेंट साइड कितना हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ बच्चों 4 + 2 = 6, यानी कि एटॉमिक नंबर तो इधर भी 6 है इधर भी 6, तो यहां जो न्यूट्रॉन होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना माना जाएगा बच्चों, 0। और मास नंबर की अगर हम लोग बात करें तो यहां देखो मास नंबर कितना है, 9, यहां पर मास नंबर कितना है, 4, तो 9 और 4 कितना हो गया बच्चों, 13, 13 में 12, तो हम लोगों ने यहां लिख दिया, तो कितना मास नंबर बच गया, 1। तो कंजर्व करने के लिए न्यूट्रॉन का मास नंबर हम लोग कितना लिख देते हैं बच्चों, 1। और ये जो है क्या बन गया, न्यूट्रॉन। ओके, तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया कि न्यूट्रॉन को अगर कहीं भी आप लोगों को रिप्रेजेंट करना हो तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 0, और मास नंबर जो होता है न्यूट्रॉन का वो कितने के बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर। और इन सारे क्वेश्चंस को भी आप लोग फटाफट सॉल्व कर सकते हो कि अगर कहीं पर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूरिंग जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन व्हेन alpha particle is bombarded on the beryllium foil, then the beryllium nucleus will convert into which kind of element, तो आप लोग जवाब दोगे कार्बन, यानी कि बेरिलियम न्यूक्लियस जो है अल्फा पार्टिकल के बॉम्बार्डमेंट के बाद किस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कार्बन में। और कौन से फंडामेंटल पार्टिकल का डिस्कवरी होता है वहां पर, तो आप लोग जवाब दोगे न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसका चार्ज कितना होगा बच्चों, न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में अगर बात करी जाए तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, और न्यूट्रॉन का अगर मास पूछा जाए तो मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के ही लगभग बराबर होता है, जो कि होता है 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम, और अगर इसे किलोग्राम में आप लोग तब्दील करो तो 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। However, यहां पर हमने बोला कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि एक्चुअल फिगर में, एक्चुअली यहां पर क्या है ना कि मैंने ये जो साइंटिफिक नोटेशन में न्यूट्रॉन के मास को रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पर डेसिमल में मैंने 3 ही डिजिट को दिखाया है, लेकिन आगे के डिजिट को डेसिमल के बाद अगर आप लोग दिखाओगे, यानी कि 5-6 डिजिट तक अगर ले जाओगे डेसिमल के बाद, तो आप लोग पाओगे कि न्यूट्रॉन का वजन जो होता है वो प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस बात को अभी आप लोग अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो कि न्यूट्रॉन जो होता है वो हैवियर देन
प्रोटॉन। ओके स्टूडेंट, अब अगर पूछा जाए कि नेम द वन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल दैट डज नॉट कंसिस्ट न्यूट्रॉन, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, तो आप लोगों से अगर कभी पूछा जाए कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप लोग जवाब दोगे 1। प्रोटॉन कितने होते हैं तो भी जवाब दोगे 1। और न्यूट्रॉन के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो आप लोग जवाब दोगे 0। यानी कि हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जिसमें कि न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, वहां पर 2 ही फंडामेंटल पार्टिकल होता है, वो क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन, वहां पर न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन बाकी सारे एलिमेंट की बात करें तो बाकी सारे एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है। कहां मौजूद होता है तो आप लोग जवाब दोगे न्यूक्लियस ऑफ द एटम में। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट टू मेक द एटम एज ए होल न्यूट्रल। तो अब बच्चों आते हैं समरी पर कि इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के मास और चार्ज को टेबुलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। बच्चों इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के समरी की अगर हम लोग बात करें तो सिंबल से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई होता है, यानी कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोटॉन को जो है वो हम लोग स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन को इसी तरह से हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रिलेटिव चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर का रिलेटिव चार्ज हम लोग -1 बोलते हैं। प्रोटॉन पर का रिलेटिव चार्ज जो होता है वो +1 के बराबर होता है और न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल होता है तो उसका रिलेटिव चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों? 0। लेकिन अगर एब्सोल्यूट चार्ज की हम लोग बात करें, मतलब एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो वो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसे आप लोग याद भी कर सकते हो। इसी तरह से प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, बस साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव है। लेकिन न्यूट्रॉन का जो एब्सोल्यूट चार्ज होगा वो कितने के बराबर होगा बच्चों? 0 के बराबर। तो यहाँ डेसिमल्स में हम लोग -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तो हमेशा मानते ही हैं, प्रोटॉन के चार्ज को भी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मानते ही हैं। लेकिन अच्छे स्टूडेंट की काबिलियत और शख्सियत ये होती है कि अच्छे स्टूडेंट डेसिमल के बाद का मैक्सिमम डिजिट जहां तक संभव हो वो याद कर लेते हैं बाद के क्वेश्चंस को एक्चुअल फिगर में कैलकुलेट करने के लिए। ओके स्टूडेंट, रिलेटिव चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो रिलेटिव चार्ज होता क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय, अगर प्रोटॉन को आइडेंटिटी मानते हैं तो प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना आएगा बच्चों? -1। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होगा? प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज डिवाइडेड बाय, प्रोटॉन को ही अगर आइडेंटिटी माने हैं तो प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वो कितने के बराबर आ जाएगा बच्चों? +1। और न्यूट्रॉन के रिलेटिव चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन का एक्चुअल चार्ज डिवाइडेड बाय आइडेंटिटी या रेफरेंस हम लोगों ने प्रोटॉन को मान रखा है, तो प्रोटॉन के चार्ज से अगर 0 को डिवाइड कर देंगे तो वो रिलेटिव चार्ज हम लोगों को देगा। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम लोग मास की ओर बढ़े तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास जो होता है वो होता है 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और इसे ही अगर आप लोग ग्राम में कन्वर्ट करो तो 9.10939 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को भी मैक्सिमम डिजिट में याद कर सकते हैं। वो अच्छे स्टूडेंट वाली बात तो आप लोग याद रखना कि मैक्सिमम डिजिट में याद करना ही चाहिए। तो ये जो हो गया इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। यहाँ पर प्लस और माइनस साइन की बात नहीं होती है, क्योंकि मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप लोगों से कभी मम्मी ने बोला है कि जाओ तो मार्केट से -2 किलोग्राम चीनी लेके आओ? ऐसा हो नहीं सकता। वजन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस प्लस की बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रोटॉन के मास की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 1.67262। ओके,
तो इंटू ये डेसिमल्स आप लोग याद करो, इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और इसे अगर आप लोग ग्राम में देखना चाहो तो वो होगा 1.67262 इंटू 10 टू द पावर -24 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, और न्यूट्रॉन के मास की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा, जो अभी हमने पहले डिस्कस करा था। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल फिगर की बात करें तो वो होता है 1.67492 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। और इसे हम लोग ग्राम में अगर देखें तो वो होगा 1.67492 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। आप लोग देख रहे हो कि 1.67 तक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर है, लेकिन उसके बाद के डेसिमल में देखो यहाँ 262 है और यहाँ पर 492 है। इस आधार पर हम लोग क्या पाते हैं कि न्यूट्रॉन का वजन थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है। अगर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, ये तो ग्राम और किलोग्राम में ना हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन को रखा है। अगर क्वेश्चन में एटॉमिक मास यूनिट में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वो आप लोग कैसे लिखोगे? उसे जानने के पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। मतलब कि C12 आइसोटोप, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, जैसे C12, C14, इस तरह से C13, बहुत तरह का आइसोटोप होता है। उन सारे आइसोटोप्स में हम लोग C12 को स्टैंडर्ड मानते हैं, और C12 आइसोटोप का एक एटम का जो भी वजन होगा उसके 12वें हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं? 1 AMU। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के वजन को रखें तो वो होता है लगभग 0.00054 AMU। ओके, तो यहां पर आप लोग गौर कर रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन 0.00054 AMU के बराबर होता है। अगर हम लोग प्रोटॉन के वजन की बात करें AMU में तो वो होता है 1.00727 AMU। ये लगभग 1 AMU से थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन के वजन की बात करें तो वो होता है 1.00867 AMU। ओके, तो यहां आप लोग गौर कर रहे होंगे कि न्यूट्रॉन का जो वजन है वो प्रोटॉन के वजन से थोड़ा ज्यादा है एटॉमिक मास यूनिट में भी, क्योंकि किसी भी यूनिट में मास तो अगर न्यूट्रॉन का ज्यादा है वो तो ज्यादा होगा ही। अब अगर हम लोग देखें अप्रोक्सीमेट मास इन AMU, लगभग तो AMU 1 AMU के रेस्पेक्ट में बताओ तो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 है कि नहीं? प्रोटॉन का मास लगभग 1 AMU के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन का वजन भी लगभग 1 AMU के बराबर होता है। लगभग अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से हम लोग समराइज्ड फॉर्म में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिक कैरेक्टर को। अगर बच्चों कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन के वजन के बराबर किसका वजन होता है, हाइड्रोजन एटम के बराबर इलेक्ट्रॉन का वजन या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, तो आप लोग जवाब दोगे कि न्यूट्रॉन का वजन लगभग हाइड्रोजन के वजन के आसपास होता है, और प्रोटॉन का भी वजन हाइड्रोजन के वजन के लगभग आसपास होता है। अगर एक्चुअल फिगर की बात करें तो हाइड्रोजन के वजन से थोड़ा कम हो सकता है प्रोटॉन का वजन, क्योंकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी तरह से न्यूट्रॉन का वजन थोड़ा ज्यादा होगा हाइड्रोजन एटम के वजन से। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर और मास नंबर के आधार पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम को या अलग अलग एलिमेंट के एटम को किस तरह से आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स में हम लोग आइसोलेट करते हैं, इन चीजों के बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।